जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को कंपाइल करने में मुझे काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, बट जो रिस्पॉन्स रहा करंट अफेयर्स का रीसेंट के पेपर से वो काफ़ी इमेंस रहा। और इस वजह से मैंने सोचा है अभी जो रीसेंट में पेपर्स हुए हैं, जैसे बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पीसीएस, ओडिशा पीसीएस, कर्नाटक री एग्ज़ाम, इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, और इनमें जो पेपर्स हुए हैं उनके करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमने देखा है कि ये रेपिटेटिव थीम है, एक पेपर के क्वेश्चन दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिन्हा और ऐसी एनालिसिस हम कवर करते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही ये किस पेपर में पूछा गया है ये भी मैंने स्क्रीन में लिख दिया है ताकि आप और बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएँ। पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन वीडियो में आगे बढ़ना है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है इंडिया का? तो देखिए, ये मानव है और ये केवल रोबोट नहीं है बल्कि एक एग्जाम्पल है कि इंडिया क्या कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मानव। मानव जो है ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो देखिए, हर क्वेश्चन के साथ ही हम उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। अगर हम मानव की बात करें, मानव का मतलब क्या होता है? मानव का मतलब होता है बेसिकली ये एक संस्कृत वर्ड है मानव, जिसका मतलब ह्यूमन होता है। ठीक है, तो ये जो रोबोट है ना, इसे डिज़ाइन किया गया है जिससे ये ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही बिल्कुल लर्न करके, सीख करके रिस्पॉन्ड कर सकें। ओपन सोर्स कोड का यूज करते हैं बेसिकली, ये मैं साइंस में आपको पढ़ाऊंगा अलग से। क्रिएटर की बात करते हैं तो देखिए, जो ये मानव ह्यूमनॉइड रोबोट है इसके क्रिएटर का नाम है श्री दिवाकर वैस जी। तो ये जो दिवाकर वैस हैं ये हेड है रोबोटिक और रिसर्च टीम के, रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और पर्पस क्या है बेसिकली, हमने समझा कि किस तरीके से ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ये हमारी हेल्प करेगा। बहुत सारी इनकी एबिलिटीज़ हैं, जैसे ये जो रोबोट है ये वॉक, टॉक, डांस, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है। हाइट जो है इनकी 2 फीट की है और वेट जो है वो 2 kg का है। नाउ आगे बढ़ते हैं। हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए, बीपीएससी के जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर है, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटक के जो री एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन देखेंगे, ये आप देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर तरीके के सवाल यहाँ पे कवर्ड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज इन 2023 की। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नरगिस मोहम्मदी जो है ये नोबेल पीस प्राइज इन्होंने जीता 2023 में। और बेसिकली इनका क्या योगदान रहा, तो जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को लेकर ईरान में काफ़ी लंबे समय से फाइट चल रही थी, उनमें इनका अहम योगदान रहा उस चीज़ को रिजॉल्व करने में। इस वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। और बेसिकली विमेंस राइट की बात आती है। देखिए, ये पूछते भी है कि किस वजह से है, तो विमेंस राइट में इनका योगदान रहा और ये 20 सालों का इनका एफर्ट रहा कि जाकर इन्हें एट द एंड सफलता मिली। और इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन सी है। अब ये तो शायद इंडिया में हर किसी को पता होगा, बताने की नीड नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट देखिए, ये यूनेस्को में जो ये सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हमने कवर भी किया। सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो कवर करवाई थी एग्जाम से पहले। लेट मी ओपन इट फर्स्ट। ये जो वीडियो थी जिसमें हमने 20 थीम्स को आइडेंटिफाई किया था और उसके आधार पर हमने, हाँ, सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए, ये वो क्वेश्चन था, बेसिकली एनडीए का क्वेश्चन था जिसमें आपसे 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे। पहला कह रहे थे कोझिकोड जो है ये सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा, जो गुजरात का गरबा है ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर किया गया। तीसरा, ग्वालियर को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोझिकोड जो कि केरला में, ये सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ग्वालियर म्यूजिक में। और इसका रीज़न भी मैंने बताया कि किस तरीके से ये तानसेन से जुड़ा हुआ है। तो ग्वालियर जो है ये सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में डिक्लेयर किया गया है ना। तो ये इंटरचेंज कर दिया गया था, कोझिकोड को म्यूजिक कह दिया गया जबकि ग्वालियर होगा, और सिटी ऑफ लिटरेचर में जो है वो कोझिकोड है। तो देखिए, ये जो पूछ रहे हैं ना कि सिटी ऑफ लिटरेचर, तो बहुत ईजिली आप इसे आंसर कर सकते हैं एनडीए के पीवाईक्यू के साथ ही। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 20th एशियन गेम्स इन 2026? तो देखिए, एशियन गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है और इस तरीके से ये जो टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड वेन्यूज़ वाला, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, या इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, जापान। जापान में जो है वो 20th एशियन गेम्स होने वाला है 2026 में। और बेसिकली
ये जो डेट है या अक्टूबर 2026 के आसपास की है। मोटो कई बार पूछ लेते हैं, तो देखिए इसका जो मोटो है इमेजिन वन एशिया। एशियन गेम्स है तो एशिया से ही एसोसिएटेड होगा, ठीक है, इमेजिन वन एशिया। और ये जो वेन्यू का नाम है ये है पालोमा मिजुहो स्टेडियम, ठीक है, कई बार स्टेडियम का नाम पूछ लेते हैं। ओपनिंग सेरेमनी गेस्ट कौन हो सकते हैं? ओपनिंग गेस्ट एम्पेरर नारुहितो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप द नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023? तो नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स को किन्होंने टॉप किया है? ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जो है ये एक तरीके का टूल है जो नीति आयोग ने डेवलप किया है। बेसिकली हम इंडियन स्टेट्स की प्रोग्रेस को देखते हैं इससे, और ये जो प्रोग्रेस है वो हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो किस तरीके से ये जो यूएन की एसडीजी गोल्स है उसे हम अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वही देखना, जो 17 एसडीजीज है उसके आधार पर परफॉर्मेंस चेक करना। स्कोरिंग सिस्टम क्या है, तो 0 से 100 के बीच की स्केलिंग सिस्टम है एसडीजी परफॉर्मेंस में, और उसी के आधार पर रैंकिंग डिसाइड होती है। तो ये इंडेक्स जो है वो एनुअली अपडेट किया जाता है जिससे हम प्रोग्रेस चेक कर सकें, और इनमें जो अपडेट है उनके अकॉर्डिंग केरला जो है ये टॉप में है, और कई सालों से ये टॉप में ही आ रहे हैं केरल एसडीजी गोल्स को अचीव करने में। सही आंसर जो इसका ऑप्शन डी है। विच कंट्री होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट? देखिए करंट अफेयर्स के हमने ज़्यादा लेक्चर तो कवर किए नहीं थे, बट 1 या 2 वीडियो थे बस, और उसी के आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन था, अगेन ये भी सीडीएस का ही क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो रेजोल्यूशन है ये फाइनल एग्रीमेंट रहा COP28 में जिससे हमने टारगेट लिया नेट जीरो बाय 2015 का, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, हमें हटा देना है, और इस तरीके से हमने नेट जीरो का टारगेट लिया है 2050 तक। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि फर्स्ट कोप कहाँ हुआ, थर्ड कोप कहाँ हुआ। 28 नंबर का जो कोप है ये दुबई में 2023 में हुआ, जिसमें हमने फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात करी, ठीक है। तो दुबई कहाँ है? दुबई है यूएई में। वो क्या है? ऑप्शन डी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग को होस्ट किया है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होस्ट किया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका डी है। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द 200 बिलियन US $, मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL जो है ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है, और अराउंड जो है अभी 15.3 ट्रिलियन, यानी ये अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 208 बिलियन US$ के आसपास आएगा। ये रुपीज़ में है क्योंकि 15.3 ट्रिलियन जो है ये रुपीज़ में है, और अगर हम इसे US$ में कन्वर्ट करें तो ये 208 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करता है RIL। और RIL के बाद जिसका नंबर है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 8.75 ट्रिलियन का, 8.75 ट्रिलियन का रुपीज़ में, ठीक है। और अगर हम इसे कन्वर्ट करें डॉलर में तो ये 119 बिलियन डॉलर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न फॉर 2024? तो भारत रत्न के रेसिपेंट के रूप में कौन है? CNR राव, MS स्वामीनाथन, चंद्रशेखर या प्रणब मुखर्जी? तो देखिए रिसेंटली अभी महाराष्ट्र PCS का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ, उसमें भी इस तरीके का पद्म विभूषण के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो अवार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं तो पेपर में पूछे ही जाते हैं। 2024 के भारत रत्न अवार्डी की अगर हम बात करें तो 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जन नायक के नाम से पॉपुलर हैं। इसके बाद LK आडवाणी जी हैं, PV नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी के साथ ही चौधरी चरण सिंह जी हैं, एंड देन मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी, जिनका ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत अहम योगदान है।
ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, एज पर द ऑप्शंस गिवन आंसर इज ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं क्योंकि सभी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री होस्टेड द 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो देखिए विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया गया चाइना के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, चाइना ने 2022 विंटर ओलंपिक को होस्ट किया। बीजिंग ओलंपिक के नाम से काफ़ी पॉपुलर था, तो आंसर इसका ए है। ये भी बहुत आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ग्रुप्स आर देयर इन G20। तो G20 के मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए G20 के मेंबर में सबसे पहले आते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के भी कंट्रीज अब है। उसके बाद इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, कोरिया है, मेक्सिको है, कोरिया, मेक्सिको, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, टर्की भी है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन है, एंड देन यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ये लिस्ट है। और इसी के साथ ही अगर हम ऑप्शन में देखें तो पूछा गया यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, आसियान एंड अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, यूरो एरिया एंड अफ्रीकन यूनियन। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों ही शामिल हैं। G20 जैसा कि आपको पता है, ये जो अभी मैंने देश के नाम लिखे हैं, यानी ये 20 देशों का एक इंटरनेशनल फोरम है, एक मंच है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के रूप में देखी जाती है। और ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ हैं उससे हम टैकल करते हैं इस मंच के थ्रू, और किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है, इन चीज़ों पर भी बात की जाती है। ठीक है, तो G20 के जब मेजर हम कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होती है कि ग्लोबल के फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं उन्हें हमें और मजबूत करना है, और कभी कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन ना हो, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उन्हें हम एड्रेस करें, और क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। जो कंट्रीज़ लो इनकम की हैं उन्हें मदद किया जाए, और ओपन और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए। ये बेसिकली G20 का प्रमुख उद्देश्य है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। According to the recent data, the country which contributes the largest greenhouse emission annually to the atmosphere। तो देखिए अभी एज ऑफ नाउ तो चाइना है टॉप पे, चाइना सबसे ज़्यादा एमिशन कर रहा है। जो वर्ल्ड में इसका शेयर है वो 32% के आसपास का है। पहले एक टाइम पे USA हुआ करता था, बट अभी USA बस 12% ही है। बट चाइना जो है सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस एमिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान विकास पत्र इज अ डिपॉजिट स्कीम इन पोस्ट ऑफिसेज विच एक्सेप्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डैश इन अ ईयर, द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिपॉजिटेड। देखिए किसान विकास पात्र जो है एक तरीके का गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये फिक्स पीरियड के बाद डबल होता है, बेसिकली 7.5% की दर से अभी एज ऑफ नाउ है। तो ये किसानों के हेल्प के लिए, जैसा कि आप समझ सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये 1000 का है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें जो है वो कुछ नहीं है, मैक्सिमम आप जितना भी चाहो उतना डिपॉजिट कर सकते हो। अगर एलिजिबिलिटी क्या है भाई, इंडियन सिटीजन जो 18 साल से ऊपर के हैं वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और टैक्सेशन यही है कि जो इसमें रिटर्न्स आएंगे वो टैक्सेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो किसान विकास पत्र स्कीम से जो पैसे मिलेंगे क्या वो टैक्सेबल होंगे या नहीं। तो ये जो रिटर्न्स हैं, हाँ ये टैक्सेबल है। क्या प्री मैच्योर विड्रॉवल अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या जो प्री मैच्योर विड्रॉवल होगा ये अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए इसका जवाब है हाँ, 2.5 साल के बाद जो है 2 years and 6 months के बाद विड्रॉ किए जा सकते हैं पैसे। और इसी के साथ ही क्या ये जो, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया कि रिटर्न जो है टैक्सेबल है, जो सेक्शन 80C के बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ही पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल है। तो बेसिकली रिस्क इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्प करता है स्कीम। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटाबेस विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज कैटेगराइज्ड एज अ लो मिडिल इनकम कंट्री। तो देखिए इंडिया को जो है ये लो मिडिल इनकम कंट्री के रूप में वर्ल्ड बैंक ने कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग विच UNFCCC कोप मीटिंग। तो ये किस कोप मीटिंग में जो है
ये रिकग्नाइज किया गया। तो देखिए ये ग्लासगो मीटिंग है COP26 की, जो कि 2022 में हुई थी। तो ये मैं बस इसलिए लिखा है मैंने कि देखिए पुराने करंट अफेयर भी पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करना डिफिकल्ट होता है। अगर आप न्यूज़पेपर से रूबरू रहते हो, यानी अगर आपने न्यूज़पेपर अक्सर पढ़ा है, तो मे बी ये फैक्ट्स याद आ जाए, अदरवाइज ये डिफिकल्ट होते हैं पेपर में रिकॉल करना। नेक्स्ट देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक मेडल जो है, इनमें किस आइकॉनिक लैंडमार्क के मेडल देखने को मिलते हैं? तो जिन्होंने भी पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता, उनके ओलंपिक मेडल में मेटल है फ्रॉम द एफिल टावर। तो ये बैक साइड में आपको इस तरीके से एफिल टावर का मेटल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि पेरिस में सबसे फेमस है एफिल टावर। वहाँ से भी आप आइडिया लगाकर आंसर तक पहुँच सकते थे। हर एक मेडल में 18 ग्राम का आयरन देखने को मिलेगा, जो कि आईफिल टावर के ओरिजिनल फ्रेम से लिया गया है। आयरन जो है वो हेक्सागोन के शेप्ड में है, जो कि फ्रांस के 6 साइडेड शेप को रिप्रेजेंट करता है। और अदर साइड में क्या है? एफिल टावर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और उसी के आधार पर हमें आंसर करना है। ऑप्शन है पहला कि ये जो पुरस्कार है ये इंस्टीट्यूट किया गया 2023 में भारत सरकार के द्वारा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि ये जो अवार्ड है ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है। तीसरा ये विज्ञान टीम पुरस्कार जो है 5 टीम को दिया जाता है। चौथा ये कि 2024 में जो फील्ड रही है स्पेस टेक्नोलॉजी की विज्ञान युवा पुरस्कार की, ये 4 साइंटिस्ट को दी गई है। तो इसमें जो पहला कह रहे हैं कि ये जो पुरस्कार है ये 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में इंस्टीट्यूट किया है, तो पहला जो है वो सही है। दूसरा कह रहे हैं ये जो अवार्ड है ये 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में दिया जाता है। तीसरा ये कि विज्ञान टीम पुरस्कार जो है 5 टीम को दिया गया। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि कोई 5 टीम की बात नहीं है स्पेसिफिकली, 3 या 3 से ज़्यादा टीम की बात बस कही गई है। फॉर द ईयर 2024 इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंटिस्ट विज्ञान युवा पुरस्कार वाज गिवन टू 4 साइंटिस्ट। देखिए ये भी गलत है, बेसिकली इस तरीके की कोई बात नहीं, कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है 4 साइंटिस्ट के बारे में, तो ये चौथा भी गलत है। और चौथा और तीसरा एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और इतना याद रख पाना पेपर में डिफिकल्ट होता है। अगला देखिए, विच बैंक वाज इंक्लूडेड इन 2024 फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में किन्होंने जगह बनाई? तो जो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट है बेसिकली ये एक तरीके की एनुअल रैंकिंग है, और ये एनुअल रैंकिंग किसके द्वारा निकाली जाती है? फॉर्चून मैगजीन के द्वारा पब्लिश की जाती है, तभी नाम है फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट। ठीक है, और 2024 में बहुत सारी कंपनीज ने अपनी जगह बनाई, तो टॉप 10 में सबसे फर्स्ट में कौन रही 2024 में? ये रही वालमार्ट, जो कि यूएस की कंपनी है वालमार्ट। ठीक है, और ये इनका यही काम है बेसिकली, एक रिटेल जायंट के रूप में उभरी, और 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ये टॉप पोजीशन पे है। सेकंड नंबर में है अमेजोन। अमेजोन के बारे में बताने की नीड नहीं है, यूएस की ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे हम चीज़ें परचेज करते हैं। अगला देखिए, थर्ड नंबर पे जो रही वो है स्टेट ग्रिड, जो कि चाइना की कंपनी है। स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है चाइना की। इस तरीके से ये लिस्टिंग है, और इसी में जो एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है, जो कि इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने अपना डेब्यू करा फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट में, और 306 पोजीशन आई एचडीएफसी बैंक की, बट इन्होंने जगह बनाई है। ठीक है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेट इनकम कितना है? तो ये अप्रॉक्स 7.7 बिलियन डॉलर के आसपास जो है नेट इनकम देखने को मिलता है, और ये 35% इंक्रीज को दिखाता है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं 1989 में अमेरिकन कपल रिचार्ड एंड रोडा गोल्डमैन ने इसे इस्टेब्लिश करा है। दूसरा ये कि जो ग्रास रूट इन्वायरमेंटल लीडर हैं ग्लोबल रिकग्निशन के, इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तीसरा, प्रफुल्ल समंतरा जो है, इन्हें 2024 का अवार्ड मिला गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज का। चौथा ये कि $5 लाख जो है कैश प्राइज है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के तहत। देखिए ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है, नाम से ही समझ आ रहा है कि इन्वायरमेंट में जो अहम योगदान देते हैं उन्हें ये प्राइज मिलता है। बेसिकली ये एक तरीके का इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि ग्रास रूट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इन्हें इस पर्टिकुलर अवार्ड को, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को, हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है, कौन सा नाम है वो? ग्रीन नोबल प्राइज। ग्रीन नोबल प्राइज।
तो ये नोबेल प्राइज़ जितना ही बड़ा है, बट ये ग्रीन नोबेल प्राइज़ है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट में जो हम योगदान देते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। कि इनमें सबसे ज़रूरी बात तो यही समझनी है कि 1989-90 के आसपास जो है रिचार्ड और रोडा गोल्डमैन, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट है, इन्होंने इस्टेब्लिश करा है इसे। तो पहली बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो ये प्राइज़ है ये ग्रास रूट इन्वायरमेंटल लीडर को दिया जाता है। ये बात सही है, नाम से भी समझ आता है। ये बड़ा ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है। अगर आपको पता है 2 सही है क्योंकि जेनरिक है ये, तो इसके साथ ही हम एक स्टेटमेंट ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा ये कि प्रफुल्ल सामंतरा, देखिए ये बात गलत है। तीसरे जो स्टेटमेंट है इसका सही जो आंसर होगा वो ये कि जो 2024 का अवार्ड मिला ये काफ़ी सारे लोगों को मिला है, जिनमें से इंडिया से जो जगह बनाई है वो है आलोक शुक्ला जी। और इन्होंने एक काफ़ी डिकेड लॉन्ग कैंपेन चलाया हसदेव अरण्य फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ को बचाने का। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य फॉरेस्ट। तो इस तरीके से इनका अहम योगदान रहा इन्वायरमेंट के प्रति और इन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला। चौथा ये कह रहे हैं कि $5 लाख, नहीं ये गलत है, 5 लाख नहीं, $2 लाख है कैश प्राइज़। ठीक है, कैश प्राइज़ कितना है? $2 लाख है। और ये जो प्राइज़ है ये अमाउंट है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ की। नेक्स्ट देखिए, वनतरा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो वनतरा एक तरीके का इनिशिएटिव है। देखिए नाम से समझ आ रहा, वन से जुड़ा हुआ। ये वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए ये वनतरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ये कोई नेशनल इनिशिएटिव नहीं है जैसा कि इसमें कहा गया नेशनल इनिशिएटिव, ऐसा कुछ नहीं है। वनतरा जो है ये बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट किया है, तो ये नेशनल इनिशिएटिव नहीं है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट हमारे पास बच रहे हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। सेकंड सही है और हमारा आंसर निकल कर आ गया। तीसरा ये कह रहे हैं कि जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हरियाणा से स्टार्ट किया गया। देखिए ये जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हरियाणा से नहीं स्टार्ट किया गया है, बेसिकली ये जामनगर गुजरात से स्टार्ट किया गया है। तो तीसरा गलत है। और चौथा कह रहे हैं कि वनतरा ऑल्सो एस्पायर्स टू बिकम अ लीडर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाँ ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स जो है ये इनमें 3 कंट्रीज़ ने साइन किया। एक तरीके का ये डिफेंस पैक्ट है, संधि है। और अलायंस का मतलब ही संधि होता है, पैक्ट होता है। कौन कौन से 3 देश हैं? माली है, नाइजर है और बुर्किना फासो है। ठीक है, ये एक तरीके का कॉन्फेडरेशन बन गया है 3 देशों का। तो पहला बिल्कुल सही है। और एम क्या है इस पर्टिकुलर पैक्ट का? तो इस संधि के तहत, इस पैक्ट के तहत जो 3 साहेल कंट्रीज़ हैं वो हेल्प करेंगे एक दूसरे की। कौन कौन सी 3 साहेल कंट्रीज़? माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये हेल्प करेंगे एक दूसरे की। किन चीज़ों में? अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन का खतरा होता है या अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उस चीज़ में ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट देंगे। और इस तरीके से ये कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंट फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के रूप में 15 नवंबर 2021 को ओरिजिनेट होता है। देखिए गलत है। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के रूप में ये सितंबर 2023, बेसिकली 16 सितंबर 2023 को ओरिजिनेट होता है। और ये डेट याद रख पाना पेपर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे गलत है और पहला सही है। ठीक है, और तीसरा कह रहे हैं कि 3 मेंबर स्टेट जो है ये फॉर्मर मेंबर रहे ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के। देखिए ये तो साफ समझ आता है। अगर आपको साहेल स्टेट्स के बारे में पता है कि वेस्टर्न पार्ट में साहेल रीजन में है तो ये थर्ड तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो थर्ड एलिमिनेट हो सकता था, बट बाकी 2 ऑप्शन में जो डेट वाला बात है 2 और 4 में से, ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना। तो अब अगर दूसरा गलत है, ठीक है, और तीसरा सही है, तीसरा अगर गलत है और दूसरा भी गलत है तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। बस एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन डी 1 और 4। चौथा बिल्कुल सही है। जो कन्फेडरेशन है ये 6 जुलाई 2024 को स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो आंसर इज डी। अटल भूजल योजना के बारे में पूछा जा रहा है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें आंसर करना है। तो अटल भूजल योजना क्या है? एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च किया था, जिससे हम अपने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें। ये प्रोग्राम का बेसिक एम यही था कि सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, इन्हें हम प्रमोट कर सकें। और बेसिकली जो कम्युनिटी ड्राइवन एफर्ट्स है, यानी जो लोग मिलकर एफर्ट करते हैं वाटर को कंजर्व करने की, उस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन की बात इसमें रखी गई।
तो मेजर बात यही थी कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे बढ़ावा देना है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम वाटर कंजर्व कर सकें, और एक्यूफायर्स वगैरह को भी बनाने की बात की गई इसमें। और इस तरीके से ये देखने को मिला। पहला कह रहे हैं इट इज़ कंसीव्ड टू अरेस्ट द रैम्पेंट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया, यानी जो रैम्पेंट ओवर यूज है, यानी बिल्कुल अंधाधुंध यूज किया जा रहा है ग्राउंड वाटर को, उस तरीके से इसे कम करने की बात की गई। दूसरा ये कि वर्ल्ड बैंक इसे सपोर्ट करता है। और तीसरा ये कि ये एक सब स्कीम है अंडर नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट सिस्टम। देखिए तीसरा गलत है, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट देखने को मिलता है। बेसिकली जो फंडिंग है ये वर्ल्ड बैंक ही देता है इसमें, और भारत सरकार, दोनों मिल करके। और अप्रॉक्स जो फंडिंग है वो 6000 करोड़ की आती है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है 6000 करोड़, जैसा कि मैंने बताया, एक एस्टिमेटेड बजट है। और पहला बिल्कुल सही है। वैसे देखिए पहला बड़ा जनरल है, समझ भी आता है, अटल भूजल है, यानी भू का मतलब होता है ज़मीन और जल का मतलब वाटर, तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बात की जा रही है। तो ग्राउंड वाटर जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है रैम्पेंट तरीके से, उसे रोकने की बात की जाएगी। तो पहला तो सही हो जाता है, ठीक है। फिर भी हमारे पास बस एक ही ऑप्शन हटते हैं, और अगर आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से हो रहा है तो आंसर सी तक हम पहुँच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज के आधार पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला कह रहा है न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता जो है ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आया। देखिए स्टेटमेंट जो है ये गलत है, 1 जुलाई से ये इफेक्ट में आता है, ना कि 1 अप्रैल से। तो पहला जो है वो हो जाता है गलत, ठीक है। 1 जुलाई जो है, 1 सेकेंड, 1 जुलाई से जो है ये इफेक्ट में आता है, तो पहला हो जाता है गलत। और इसी के साथ ही एक बात हमें समझनी है कि भारतीय न्याय संहिता जो है यह इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 को रिप्लेस करता है ना। काफ़ी चर्चा का विषय था, और इसमें हमने यही रखा कि जो मॉडर्न जो ऑफेंसेज हैं उन्हें हम मॉडर्नाइज प्रोविजन उनमें इंट्रोड्यूस करें, और जो सेडिशन लॉ था जो काफ़ी इनफेमस था उसे भी हटाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देखिए ये जो लॉ है ये रिप्लेस करता है किसे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, जैसे सीआरपीसी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी को रिप्लेस करने का काम जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने करा। तो ये तो दूसरा गलत है, इंडियन पीनल कोड कह दिया गया है, जबकि इंडियन पीनल कोड तो भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस करता है, तो सेकंड हो जाता है गलत। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये 1 जुलाई से इफेक्ट में आता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम इफेक्ट में आता है। चौथा ये कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता जो है ये दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो हाँ ये भी सही है, दिसंबर 2023 में पास किया जाता है। तो तीसरा और चौथा सही है, और बाकी दोनों गलत है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इन डेट्स को याद करके जाना पेपर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और ये केपीएससी री एग्जाम यानी कर्नाटक पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। इंडिया ने अटेंड करा 16 ब्रिक्स समिट को, कजन रसिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया है। इंडिया ने कभी ब्रिक्स समिट को चेयर नहीं किया। यूएसए वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ न्यू मेंबर ड्यूरिंग कजान समिट। तो इसमें 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है पहला कि इंडिया ने ये अटेंड किया, देखिए ये पहला ही गलत है, बिकॉज ये कजान में हुआ ही नहीं है, ठीक है। जो ब्रिक्स समिट है ये कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ है, जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो इस तरीके से पहला हो जाता है गलत। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बट ये जो फॉर्मेट है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने स्टार्ट करा है, ये अब सभी स्टेट पीसीएस ने अडॉप्ट कर लिया, और ये काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है ऐसे क्वेश्चन को। दूसरा ये कह रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने, देखिए ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंट्रीज ने नहीं स्टैब्लिश किया है। ब्रिक्स ने तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ब्रिक्स ने एशियन नहीं बल्कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2014 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एक तरीके से 1966 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये कोई ब्रिक्स का योगदान नहीं लेता है। जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये कहाँ है, फिलीपींस में है, मनीला में, ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज़ नेवर चेयर द ब्रिक्स समिट, देखिए ये गलत है, इंडिया ने बहुत बार ब्रिक्स समिट को चेयर करा है, रिसेंटली 2021 में भी इंडिया ने चेयर करा है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहे हैं यूएसए वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ न्यू मेंबर, देखिए ये भी गलत है, यूएसए को कभी ब्रिक्स मेंबर के रूप में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जो ब्रिक्स ग्रुप है इनमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज हैं बेसिकली, तो डी जो है गलत है। अब हमारे पास कितने स्टेटमेंट सही हैं, अनफॉर्चुनेटली, सैडली कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो आंसर जो है 4 है, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट।
किस कंट्री ने सर्टिफाई करा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को? वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनेम या वेनेजुएला? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है, सूरीनेम जो है। इसमें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न है, उसी तरीके से ये कन्फर्ड किया गया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि हमारी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब ये इतना बड़ा सवाल है कि पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। हाँ ये देखिए 4 स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं 2024 का पैरालंपिक गेम्स जो है ये टोक्यो जापान में हुआ। दूसरे ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अचीव करा मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए जो 2024 का पैरालंपिक गेम है इट इज़ शेड्यूल्ड इन पेरिस फ्रांस, और ये टोक्यो जापान में नहीं देखने को मिला, तो ये गलत है। सो ए अगर गलत है, हाँ चलिए कुछ तो फायदा है इसमें भी। मैंने सोचा कि उस तरीके से लिखा हुआ वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, तो अगर पहला गलत है तो हमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने अचीव करा मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को। देखिए ये बात सही है, इंडिया ने मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को अचीव किया पैरालंपिक गेम में। इंडिया ने टोटल 29 मेडल जो है वो जीते, तो बी सही है। तीसरा कह रहे हैं इंडियन पैरा एथलीट्स ने 3 न्यू स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए इसमें जो 3 स्टेट हैं, पैरा क्रिकेट, पैरा रोविंग और ब्लाइंड फुटबॉल, ये जो 3 स्पोर्ट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सी गलत है। सुमित अंतिल जेवेलियन थ्रोअर जो है ये फर्स्ट इंडियन मैन बनते हैं जिन्होंने पैरालंपिक के टाइटल को डिफेंड करा। देखिए ये बिल्कुल सही है, सुमित अंतिल जो है ये जेवेलियन थ्रोअर है, यानी भाला फेंकते हैं, और इन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड करा और फर्स्ट इंडियन मैन है जिन्होंने पैरालंपिक्स में इस तरीके के इतिहास रचने वाले कदम को जन्म दिया। ठीक है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बी एंड डी जो है वो करेक्ट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो बॉर्डर विलेजेस हैं इस पर हमने चर्चा भी करी है पहले भी, जो बॉर्डर विलेजेस हैं उन्हें डेवलप करने के बारे में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बात करता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली फंडेड है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं इट एम्स फॉर कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्लॉक इन द नॉर्दर्न बॉर्डर, thus improving the quality of life of people living in identified border villages। बिल्कुल सही है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये बॉर्डर एरियाज के लिए ही है बेसिकली। तीसरा ये कह रहा है वाइब्रेंट विलेज एक्शन जो प्लान है ये क्रिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ग्राम पंचायत की हेल्प से। हाँ ये भी सही है, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है ये क्रिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विथ ग्राम पंचायत। सो आंसर विल बी, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 3 सही है। ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डेकिन्स न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस इज लोकेटेड एट गिफ्ट सिटी। दूसरा आईआईटी मद्रास एस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया जंजीबार। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। डेकिन यूनिवर्सिटी जो है ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, इसने अपना न्यू इंटरनेशनल कैंपस जो है ये गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टार्ट किया, और इस तरीके से पहला सही है। दूसरा कह रहा है आईआईटी मद्रास ने इंटरनेशनल कैंपस को तंजानिया के जंजीबार में स्टार्ट करा। देखिए आईआईटी मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च किया जंजीबार तंजानिया में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो डी सही होगा आंसर, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस वजह से नीदर ए नॉर बी इज इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट स्कीम आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंडियाज बायोफिल प्रोग्राम। तो इंडिया के बायोफिल प्रोग्राम से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कह रहे हैं गोबरधन स्कीम। तो देखिए जो गोबरधन स्कीम है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है बायोफ्यूल्स के साथ, तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं पीएम जीवन योजना। देखिए पीएम जीवन योजना जो है ये इथेनॉल के प्रोडक्शन को बायोमास से बेसिकली इस प्रमोट करता है, और इस तरीके से बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ है। पीएम जनमन योजना, देखिए पीएम जनमन योजना जो है ये सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन चीज़ों की बात करता है, बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ नहीं है। चौथा है मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम तो काफ़ी फेमस है, ये मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, कोई बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ नहीं है। पांचवा है सतत स्कीम। देखिए सतत स्कीम जो है ये कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करता है, बेसिकली अल्टरनेट से जुड़ा हुआ है, तो ये बायोफ्यूल से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा,
बिल्कुल ये सिविल सर्विसेज का सवाल मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें भी करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से लिंक करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ओनली 3। गोवर्धन के बारे में मैंने बता दिया। गोवर्धन का फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। अब आप समझ लीजिए इसका नाम क्यों इस तरीके से रखा गया, नाम में ही छुपा हुआ है स्कीम का मतलब क्या है। बेसिकली जो केटल के डंग होते हैं और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इन्हें हमें बायोगैस में कन्वर्ट करना है और बायो सीएनजी में कन्वर्ट करना है, जिससे इंडिया के बायोफ्यूल्स गोल को सपोर्ट मिले। ठीक है, पीएम जीवन योजना की बात करें, हाँ ये बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ है। जीवन में जैव ईंधन, ये मैं लिख देता हूँ, ये भी देखिए अभी ये स्कीम्स पूछे जाएंगे पेपर में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ये पीएम जीवन का फुल फॉर्म है। जैव ईंधन का मतलब क्या, ईंधन का मतलब फ्यूल होता है, जैव ईंधन का मतलब बायोफ्यूल, और वातावरण का मतलब एनवायरनमेंट होता है, अनुकूल यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, फसल अवशेष निवारण, तो फसल अवशेष यानी जब हम फसलों को काट लेते हैं तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं, उनके जो रिमेनिंग चीज़ें बच जाती हैं, उनको निवारण करना है यानी उनका इस्तेमाल करना है। तो ये है बेसिक मकसद। और देखिए नाम से ही चीज़ें समझ आ जाती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देना इथेनॉल प्लांट्स को, ये पीएम जीवन योजना का मुख्य काम है। अगला पीएम जनमन, देखिए पीएम जनमन योजना जो है ये गलत है यहाँ पे। चौथा मिस्टी, मैंने बता दिया मिस्टी किस तरीके से जो है मैंग्रोव से जुड़ा हुआ है। ई सतत के बारे में अगर सतत के बारे में अगर हम बात करें तो सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो सतत इनिशिएटिव है ये प्रमोट करता है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन को, और ये एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कैटल डंग, इनसे जो है ये कन्वर्ट करने की बात की जाती है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में। नेक्स्ट देखिए मोएडम्स, द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरा है सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होइजाला इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तीसरा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया इज येट टू बी डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मोएडम्स जो असम है इनमें ये अहोम डायनेस्टी से एसोसिएटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में टेंटेटिव लिस्ट में अभी हालांकि रखा गया, बट रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा बिल्कुल सही है, काफ़ी चर्चा का विषय रहा, सेक्रेड एंजेम्बल्स जो है होयसाला के, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये बोध गया में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, पहले ही, बहुत पहले ही 2002 के ही आसपास। ठीक है, तो ये 2000 येट टू बी डिक्लेयर्ड बोल दिया गया है, तो गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो तीसरा इनकरेक्ट है, तो आंसर 1 के साथ हम जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर 1 ज़्यादा सही है, रीज़न बीइंग कि भले ही ये लिखा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये डिक्लेयर्ड नहीं है, यानी ये टेंटेटिव लिस्ट में है, बट ऑप्शन में बी नहीं है, तो हम ए एंड बी के साथ जाएंगे, बिकॉज टेंटेटिव लिस्ट है, दैट मीन्स कि ये होना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विश्वस्य के नाम से एक लॉन्च किया हुआ है, ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो विश्वस्य इनिशिएटिव है ये लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, और जिससे एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सॉल्यूशन दिया जा सके गवर्नेंस और डाटा मैनेजमेंट के एरियाज़ में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, इट्स अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। नेक्स्ट देखिए, पहला कह रहे हैं इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीते मेन फील्ड हॉकी समर ओलंपिक में, और दूसरा कहा जा रहा है कि इंडिया ने कभी कोई FIH हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तीसरा है कि इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने क्लिंच किया यानी जीता वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 को पहली बार। तो देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा गलत है। इंडिया ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप को भी जीता है 1975 में, और उस टाइम पे कैप्टन थे श्री अजित पाल सिंह जी, और पाकिस्तान को फाइनल्स में हमने हराया था। अजित पाल सिंह कैप्टन थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। और ऐसे क्वेश्चन आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ये हिस्ट्री के साथ भी लिंक करके पूछ रहे हैं।
बट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज में, तो अगेन रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कवर किए और उम्मीद है आपको इस तरीके की सीरीज़ से हेल्प मिल रही होगी। समग्र बैच में भी हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स को और बाकी सारे ही सब्जेक्ट को कवर करते हैं और ये कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ पे सारी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जितने भी सब्जेक्ट हैं रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस। ज़्यादा जानकारी के लिए ये हमारे नंबर है व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।